बायोडाटा में भेज दो ना, तीनों चारों पांचों को भेज दो जितना का है। हाँ, सबका भेज दो जयराम साहब। भेज दिया सर। ठीक सर। हाँ, आप देख लीजिए, तब तक मैं पूछता हूँ, है ना? हाँ, ठीक ठीक। दोबारा काम भेज देंगे। रिकॉर्ड हो रहा तुम्हारा? इसके बाद भेजो कर दो, आ जाए। Recording in progress. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए, जयराम साहब भी हैं। गुड आफ्टरनून सर। ब्रिंगबल जी, आपने लॉ किया हुआ है। जी सर। ये बताएं कि जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई थी हमारे संविधान में, जी सर, उसका 70 साल में या 75 साल में कितना पालन, कितना आगे बढ़े हैं आपके हिसाब से? सर जो संविधान पहले सामाजिक, जी, आर्थिक, फिर राजनीतिक, उसमें पॉइंट वाइज बताएं। सर सामाजिक स्थिति में जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात की गई और लोगों को जो अवसर दिया गया, जितना ग्रोथ भारतीय समाज में बिगर सेक्शंस का देखा गया, इस तरह के अफर्मेटिव एक्शंस दुनिया में अगर कहीं लिए गए तो इतनी प्रोग्रेस उन समाज में नहीं देखी गई। साथ ही साथ अगर हम आर्थिक दृष्टि की बात करें तो भारत वर्तमान में परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है और जीडीपी के अनुसार पांचवी सबसे बड़ी शक्ति बनी है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो भारत की प्रगति को दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं, सूचकांक, जैसे गरीबी सूचकांक की हम बात करें तो भारत की स्थिति काफ़ी पिछड़ी दिखती है। साथ ही साथ अगर राजनीतिक चेतना की बात करें तो बहुत सारे ऐसे विकसित देश थे जहाँ पर वोटिंग राइट उतना बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जबकि हमने स्वतंत्रता के समय ही वीमेंस को और सभी को एक वोट एक वैल्यू के रूप में अंगीकार किया राजनीतिक न्याय के सापेक्ष। तो जो ये अभी एक बिल पास हुआ है, जी सर, महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण मिलेगा? सर 33%। 33%। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं की राजनीतिक चेतना की बात करें तो उनको बेहतर अवसर मिल पाएंगे। हम लोगों ने पंचायत स्तर पर और सब जगह इसे लागू किया तो उसमें देखा कि प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट उभर गया, तो वैसा इसमें नहीं हो सकता क्या? सर इसकी संभावनाएं रहती हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति में जो पंचायत सिस्टम में हमने रिजर्वेशन दिया उसमें बहुत हद तक ग्रोथ दिखी है। जो हमारा समाज है उसमें पितृसत्तात्मक सोच काफ़ी गंभीर है, उसकी जड़ें हैं, समाज में मजबूत जड़ें हैं। तो सर ये समय के साथ धीरे धीरे जाएंगे और ऐसे अफर्मेटिव एक्शन इसे जल्दी उखाड़ फेंकने में मदद करेंगे। कुछ संशोधन अभी न्यायिक संहिता में किए गए हैं, भारतीय न्यायिक न्याय संहिता में। जी सर। 3-4 संशोधन बताएं। सर जैसे धारा 3 आपराधिक कानूनों में चेंज किया गया, जिसमें आईपीसी इंडियन पिनल कोड को भारतीय न्याय संहिता नाम दिया गया। साथ ही साथ इसमें धारा
377 को असंवैधानिक जो थी उसे खत्म किया। इसके अलावा 397 जिसे जाटता की बात करें उनसे हटाया और धारा 124A के अंतर्गत जो राजद्रोह था उसे देशद्रोह के रूप में परिभाषित किया गया। अच्छा, तो देशद्रोह और राजद्रोह में क्या अंतर है? दोनों की परिभाषाओं में क्या डिफरेंस है? सर राजद्रोह के अंतर्गत जो सरकार थी उसके प्रति अरुचि, घृणा या प्रसार के संबंध में अपराध होते थे, जबकि देशद्रोह के लिमिट को बढ़ाया गया। राष्ट्र की एकता अखंडता के अगर अगेंस्ट बात होगी तो ऐसे ही मामले लगाए जाएंगे ताकि राजनीतिक प्रेरित मामलों में कमी आ सके। अच्छा, दंगा और बलवा क्या डिफरेंस होता है? दंगा सर जब दो लोग आपराधिक कृत्य किसी पब्लिक प्लेस पे करते हैं तो उसे दंगा कहते हैं, और बलवे में सर 5 लोग मिलकर किसी पब्लिक प्लेस पर अगर उत्पात करते हैं तो उसको सर हम दंगा कहेंगे, बलवा कहेंगे। बलवा कहेंगे सर। ओके, वेरी गुड। जयराम साहब पूछिए इनसे, ये लॉ के स्टूडेंट हैं, इन्होंने अच्छा ये बताइए कि यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। संविधान की अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यूसीसी को अंगीकार किया गया और राज्य पर ये निर्देश दिया गया कि राज्य जो है यूसीसी की तरफ बढ़ने की प्रयास करेगा। और सर इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसका तात्पर्य यह है कि पर्सनल लॉज को धीरे धीरे हम इस तरह से आए कि सभी के लिए एक समान सिविल संहिता विकसित की जा सके। तो इसको लागू करने में कठिनाई क्या है? सर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं या जो ऐसे वर्ग हैं जिनका प्रतिनिधित्व भारत में कम है, तो उनके व्यक्तित्व मामले और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच में किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो, किसी भी तरह का विवाद ना रहे, एक ये सवाल रहता है। साथ ही साथ उन जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है, तो वो कंप्रोमाइज ना हो पाए किसी स्थिति में। यूसीसी से किस तरह से असर पड़ेगा इसका? सर अल्पसंख्यक या कुछ ऐसे लोगों का मत ये है कि यूसीसी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में उसे देखते हैं कि सभी के लिए अगर समान सिविल संहिताएं हो जाएंगी तो उनके मामलों में हस्तक्षेप होगा, साथ ही साथ उनका धार्मिक जो मसले हैं वो प्रभावित होंगे। अच्छा, एनआरसी क्या? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। सर इसका उद्देश्य ये है कि भारत में जो भी लोग रह रहे हैं उनको सिटीजन रजिस्टर के अंतर्गत रजिस्टर किया जाए। बेसिकली ये असम के रेफरेंस में सर किया गया, वहाँ पर इलीगल माइग्रेंट की समस्याएं अधिक थी, तो जो लोग सिटीजन हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए और जो इलीगल माइग्रेंट हैं उस प्रवासन को रोकने की एक तरीका है कि इस तरह के इलीगल माइग्रेशन को रोका जाए। और क्या बेनिफिट है इसके? जो सर नीतियाँ होंगी, जो सर्विसेज होंगी, उनकी डिलीवरी प्रभावी तरीके से और लक्षित वर्गों को हो सकेगा। नागरिकों का अगर रजिस्टर्स रहेगा तो सर उनकी पहचान की जा सकेगी, उससे अनुरूप विधियों और नीतियों का निर्माण किया जा सकेगा। दिक्कत क्या होगी इससे लागू करने में? सर इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन की समस्याएं आ रही हैं, इसके अंतर्गत ये देखा गया कि बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जिनके पास इस बात के प्रमाण नहीं है कि वो भारतीय हैं या उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, शिक्षा जागरूकता की कमी की वजह से। तो ऐसे में वो लोग भी बाहर हो सकते हैं जो मूलतः भारतीय हैं लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अच्छा, अखिल भारतीय सेवा और ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज में क्या है? सर सेंट्रल सर्विसेज सर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है, जबकि अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं सेंट्रल के साथ साथ राज्य को भी वो अपनी सर्विसेज प्रदान करती हैं। ये कहा जाए कि केंद्रीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज की अपेक्षा ज्यादा अखिल भारतीय है, कैसे परिभाषित करोगे इसको? एक्सप्लेन करोगे? सर मैं इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं अभी मुझे। चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो अभी एनसीआरबी का डाटा आया है उसमें लाइन क्या स्थिति है? सर एनसीआरबी डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है अपराध में कमी देखी गई है, धार्मिक और दंगे जो होते थे उनमें कमी देखी गई। एक चिंताजनक सर ये बात है कि महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध हैं उनमें वृद्धि देखी गई है।
सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ईडी पर हमला हुआ बंगाल में, अभी पश्चिमी बंगाल में ईडी की टीम पर ईडी पर हमला हुआ, जी इसको किस रूप में देखते हैं कि सरकारी जांच एजेंसी अपना काम न करे? सर ये निंदनीय है, इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। ये राज्य का अतिरेकवाद है अगर इस तरह के हमले राज्य की वजह से हो रहे हैं, या जिसने भी किया है सर वो जिम्मेवार है इस चीज़ के। वैसे वर्तमान में जो सीबीआई और ईडी की भूमिका को लेकर सवाल उठते हैं, इससे आप कितना सहमत हैं? सर सीबीआई और ईडी की जो भूमिका है इस समय, जी सर इनकी भूमिकाएं निश्चित रूप से ये काम कर रहे हैं, सरकार की एजेंसीज रहती हैं, लेकिन कई बार इन पे ये आरोप लगता है कि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट काम करती है, सरकार जो सत्ता में होती है सरकार उसके समर्थन में काम होती है। लेकिन सर मेरा मानना यह है कि इस तरह के आरोप ज़्यादातर राजनीति से प्रेरित होते हैं, जबकि ये काम अपना जो है सुचारू रूप से कर रही हैं। साथ ही साथ इनको अधिक अगर स्वायत्तता और स्वतंत्रताएं दी जाएंगी तो ये और प्रभावी तरीके से काम करेंगे और इस तरह के आरोप से बचे भी रहेंगे सर। ये देखा गया कि सामान्यतः विपक्षी दलों के नेताओं पर इनका ज्यादा उपयोग होता है। कुछ आंकड़ों से सर ये बातें प्रतीत होती हैं कि इनका प्रयोग होता है, और ऐसे में सर ज़रूरत है कि इनको अधिक स्वायत्तता दी जाए और सरकार के हस्तक्षेप या सत्ता के हस्तक्षेप से इन्हें अलग रखा जाए। जितना संस्थाएं मजबूत होंगी संविधान से उतना मजबूत होगा। अच्छा, ईवीएम से जो ईवीएम पर भी वोटिंग पर सवाल उठते हैं, जिससे आप कितना सहमत हैं? नहीं हो सकती है कि नहीं हो सकती? ईवीएम सर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का मानना है कि ईवीएम जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, उस पर किसी तरह की हैकिंग नहीं होगी। साथ ही साथ जब इस पे आरोप लगे हैं तो चुनाव आयोग ने संपूर्ण अवसर उपलब्ध कराए हैं समस्त राजनीतिक पार्टियों को कि वो आए और अगर किसी भी तरह से उन्हें दिक्कत फील होती है तो वो हमें बताएं। और जब ऐसे अवसर दिए गए तो राजनीतिक पार्टियां वहाँ पर प्रभावी तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाई हैं। ऐसे में ये प्रतीत होता है कि चुनाव में इस तरह की धांधली कर पाना संभव नहीं है। फिर भी जनता का विश्वास हासिल किए जाने के लिए ज़रूरत है कि वीवीपैट जैसी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से लागू किया जाए। अगर कहीं पर काउंटिंग की बात आती है तो उनकी गणनाएं भी की जाएं, ताकि लोगों में यह विश्वास हो कि चुनाव निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से हो पा रहे हैं। वर्तमान में राजनीतिक दलों की मान्यता का मानक क्या है? राजनीतिक दलों को सर चुनाव आयोग मान्यताएं देता है। अभी वर्तमान में सर 6 राजनीतिक पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए टोटल पड़े हुए लोकसभा के मतों का 6% होना चाहिए, या 4 विभिन्न राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो, या जो है 6% मत 4% मत के साथ 3 विभिन्न राज्यों से 2-2 सीटें उन्होंने जीती हों। गगनयान मिशन के बारे में बता दीजिए। जी मैम, ये इसरो का मिशन है जिसे PSLV C57 से भेजा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करना और 2024 के अंतिम तक एक मानव सहित भी जो है गगनयान को भेजने का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन कौन थे? मैम, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी प्रशासनिक सेवा में थे। इन्होंने हरित क्रांति के प्रतिपादक भारत में माने जाते हैं। साथ ही साथ 2004 में जो कृषि आयोग बना, किसान आयोग बना, ये उसके अध्यक्ष रहे। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए अच्छा था या बुरा? मैम, ग्रीन रेवोल्यूशन इसके मैम द्विआयामी प्रभाव रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक तरफ जहाँ किसानों की आय में और उत्पादन में हमें आत्मनिर्भर बनाया, वहीं पेस्टिसाइड और पानी के दुरुपयोग की समस्याएं भी दिखी हैं। तो और इसका लाभ एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होकर रह गया। ओके, हर घर सोलर अभियान कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? मैम, एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद अगर आप कहें तो वैसे उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश ने किया है। अच्छा, इंडियनाइजेशन के बारे में कुछ बताइए, इसका क्या मतलब है? सॉरी मैम? इंडियनाइजेशन मैम, भारतीयकरण। मैम, जैसा वैश्वीकरण का प्रभाव ये देखा गया कि प्रत्येक देश की जो संस्कृति है, कल्चर, उसमें बहुत तेज़ी से मर्जर हुआ।
तो अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी अनुभवों का संरक्षण, अपने ज्ञान के संरक्षण के लिए और अपनी महत्ता, अपनी आवश्यकताओं को वैश्विक पटल पर रखने का एक प्रयास है भारत के द्वारा, जिसमें वे अपने पूर्व अनुभव, ज्ञान, शिक्षा, विद्याओं को जो है संरक्षित करेंगे और आगे लेंगे। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, कोई इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया? मैम, जैसे योग के संबंध में जो एडवर्टीजमेंट किया गया, साथ ही साथ जो हमारे आदिवासी समुदाय के जो अनुभव थे उसका डिजिटलाइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है और डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। ओके, अच्छा, वर्ल्ड इज लार्जेस्ट अंडर वाटर टेलीस्कोप अभी कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? माफ कीजिएगा, मुझे याद नहीं था। चाइना ने किया है ये। ओके, आपने सोशल वर्क से मास्टर्स किया है, तो आप ट्रांसजेंडर के कुछ इश्यूज बता सकते हैं और गवर्नमेंट ने उनको टैकल करने के लिए क्या मेजर्स लिए? मैम, ट्रांसजेंडर का मैम सबसे बड़ा इशू है उनकी पहचान को लेकर, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, सोशल रिकॉग्निशन की समस्या है मैम, व्यवसाय या कार्यों में उनकी न केवल प्रतिनिधित्व नहीं है बल्कि मैम उन्हें वो अवसर भी उपलब्ध नहीं है। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है? मैम, ट्रांसजेंडर को रिकॉग्निशन के लिए उन्होंने सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज़ किया मैम, उनकी मैरिजेस को रिकॉग्नाइज़ किया, साथ ही साथ रिजर्वेशन के प्रोविजंस किए हैं। कई ऐसे अवसर देखे गए जैसे कि ज्योति मंडल, उन्हें जो है नियुक्ति की दी गई अच्छे पदों। ओके, ठीक है, और क्या हो सकता है इस फील्ड में? जेंडर के प्रति हमें अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है ताकि बेहतर जागरूकता फैलाकर हम ऐसा कर सकते हैं। उन्हें वो अवसर दें ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सकें। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उन्हें उन तक पहुंच सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। ओके, तो अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से एरियाज है जो अभी लगता है आपको कि अनटच्ड है, जिन पे स्कीम्स बननी चाहिए, काम होना चाहिए? में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो विकास की समस्याएं देखी गई हैं वो ज़्यादा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक डेवलप है। तो अगर कुछ इस तरह की चीज़ें डेवलप की जाएँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और बेहतर दी जाए इन्वेस्टर्स को, ताकि वे अपनी औद्योगिक इकाइयाँ साथ ही साथ निवेश को बढ़ावा दें। अगर आपको मौका मिले कि आप उत्तर प्रदेश के लिए एक नई स्कीम डिज़ाइन कर पाएँ, तो आप कौन सी फील्ड में करना चाहेंगे? मैं शिक्षा की फील्ड में कोशिश करूँ। ओके, आपको क्या लगता है उसमें क्या कमी है अभी? मैम, जो शिक्षा है, बच्चों का जो रुझान है वो नहीं पैदा हो पा रहा। साथ ही साथ जो हमारी शिक्षा वो प्रोडक्टिव या रोजगार परक नहीं है। जैसा कि अभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा गया कि हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाएंगे जो रोजगार परक हो, तो हमारी भी कोशिश में ये रहेगी कि स्किल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की शिक्षाओं को अधिक प्रचारित किया जाए और सुलभ बनाई जाए ताकि गरीब और आम जन भी उसे प्राप्त कर सके। वो तो हो रहे हैं ऑलरेडी। जागरूकता का अभाव है तो बहुत सारे बच्चे माइग्रेट कर जा रहे हैं, प्रारंभिक एजुकेशन से वंचित है, लेकिन ये सच है कि मैं प्रयास किया जा रहा है। ओके, थैंक यू। जयराम साहब, इनका जरा फीडबैक दीजिए। सर, एक तो आपको जानकारी है, जितना सवाल पूछा जाए उतने पर रुक जाएंगे उत्तर, ठीक है? उससे फिर जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप उसका आगे जवाब देंगे। जब एक बार लगातार आप बता देंगे तो इंटरव्यू का तरीका यही रहता है कि जितना आपसे पूछा जाए उतना बताइए, तो फिर आगे क्वेश्चन उसी पे करेंगे। तो आप क्वेश्चन को उस तरह पढ़ सकते हैं जिस तरह आप जो आपकी जानकारी, जी सर, ठीक है? तो उतनी डेफिनेट जवाब दीजिए जितने से काम चल रहा हो। और दूसरा, आपने लगातार जो देख रहा था बायोडाटा इंटरव्यू काफी दी है, जी सर, वो विश्लेषण किया कि कहाँ कमी रह गई है। इंटरव्यू में इनका नंबर अच्छे आते हैं सर। अच्छा, इनका पिछला मुझे तो लगता था पीछे ये जज बन के आएंगे, पिछली बार दिए थे, बहुत कम अंकों से इनका रुक गया। पीसीएस डी का भी इंटरव्यू दिया और 2018 में तो 1 नंबर से रुके हैं जयराम साहब, 1 नंबर से। अच्छा, हाँ मतलब डिसिप्लिन का प्रॉब्लम होता तो हो गया होता। हाँ, वो सब चीजें हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ फैकल्टी भी हैं जयराम साहब, हाँ, देखा हमारे फैकल्टी फैकल्टी भी हैं और ये क्या कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं। इनका इंटरव्यू भी ठीक हमें लगता है कि होगा, इस बार का सिलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा होगा। वैसे अपना अनुभव बता दूं कि जब मैंने 98 में दिया था इंटरव्यू,
मतलब ये भाव समझिए बात को, मतलब होता क्या है कि आदमी परिश्रम करता जाता, हो जाता सिलेक्शन, तो वो एक तरह से रुक जाता है वहीं पर, स्टॉप कर लेता है, सुस्ताने लगता है पंखुड़ी की तरह। तो वो कभी कभी ये बड़ा फायदेमंद रहता है कि आपका सिलेक्शन कई बार नहीं हुआ, भले नौकरी नहीं मिली, लेकिन वो अंत में आपको टॉप पर ले जाता है। ये इसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है। सर आगे सहमान हो गया, हमसे एक साथ पीछे उतर। हाँ सही बात है, सही बात है। नहीं 50 नंबर का अंतर था उस बार। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक, अच्छा होगा पूरा। थैंक यू सर। ओके, और कंप्लीट बताओ। हम लोग तो रोज बता ही रहे हैं कि जो कुछ थोड़ा बहुत, तो हम इसलिए एक नए आदमी को जोड़ रहे हैं कि वो आपके व्यक्तित्व को कैसे देखता है। अजय राम साहब तो बड़े अनुभवी आदमी है, बहुत इंटरव्यू में बहुत ये रहे हैं और कोचिंग के लिए बड़े लगे रहते थे। अलग बात है कि हम लोग की मात्रा कम हो गई थोड़ी उस नहीं तो, और हम तो जब रिंकू जी को डटवाना होता तो इन्हीं से कहते थे कि चल डांटी हो गया, ज्यादा बढ़िया डांटते थे हम लोग, थोड़ा वो करते थे, ज्यादा सीनियर पड़ जाता। अरे सर मैं उसकी इस बात के लिए तारीफ करूंगा। हाँ। ज्यादा ध्यान पर बोलते थे, मुझे भी रास्ते में डांटता आता था। नहीं, वो जवाब तो नहीं देता, ये बात तो है, हमारा भी कभी जवाब नहीं दिया उसने, और बहुत सम्मान करता है, ऐसा नहीं, वो चीजें हैं वो तो माननी पड़ेगी। और इस कोचिंग के लिए रिंकू जी ने बड़ा काम किया है, आपको बताऊं जयराम साहब, मैं तो चाहता हूँ एक बार आप आए तो मैं ये बता सकूं कि ये कोचिंग कहाँ तक पहुँची है। और हाँ, मैं भी कुछ जो ये है ना, क्या कहते हैं, जो हमारा मुद्दा है उसको यहाँ इस रूप में लागू करना चाहता हूँ कि IAS PCS के जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रवेश परीक्षा से नहीं आ रहे हैं, हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उससे इंटरव्यू लेके उनको लिया जाए, मतलब जो सीरियस स्टूडेंट हो वो आए। बहुत दूर दूर से जयराम साहब यहाँ फोन आ रहे हैं कि सर हमको रख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, आपको बताओ। हाँ, तो ये कोचिंग के लिए तो अच्छी चीज है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कई तो लड़के जो लखनऊ में रहे, यहाँ भी रहे, वो कहते हैं कि सर यहाँ बढ़िया है, आपको बताओ। बिल्कुल सर, बहुत से लोग सर, क्योंकि इस समय दिक्कत ये है कि एक लेट सत्र शुरू हुआ था। नहीं, जिन बच्चों को पहले लिस्ट में लखनऊ आता था वो तो ये है थोड़ा सा, इसको और हम इम्प्रूव करेंगे थोड़ा। आप आइए एक बार तो फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जिसकी रुचि है वही बात भी कर सकता है जयराम साहब, बाकी लोगों से बात करने से कोई फायदा नहीं है ना। कुछ लोग तो कहते हैं आप अकेले रहते हैं तो आप इतना समय दे पाते हैं, अपना समय आपका कट जाता है। तो आप बताइए, जब इस तरह की धारणा हमारे प्रति बनाई जाए तो कैसा होगा, फिर तो काम करने का कैसे मन होगा, है? ठीक है, थैंक यू सर। तरीका वही है कि जहाँ मैं ना वही अपना बेस्ट है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ जयराम साहब कि मतलब अब लोग इस तरह से कह रहे हैं, हमने कहा कोचिंग में आ गए तो कोचिंग में बड़ा मजा आ रहा है, मजा इसका लिया जाए। हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद यही सब करना हो जयराम साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर 10-20 बच्चे निकल गए तो जीवन भर तो कम से कम याद रखेंगे कि भाई Recording stopped. हम ज्यादातर